हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो दिसंबर 23 या ऑनवर्ड्स अपीयर करने वाले हैं मॉड्यूल 1 के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी जो सब्जेक्ट देने वाला है उसका नाम है सी ए एफ एम। आए ख्याल में, इसमें मैं आपको गाइड करने आया हूँ कि सी ए एफ एम को अच्छे से समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके मॉड्यूल 1 में सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में, उससे ये सब्जेक्ट कैसे अलग है, आपको उसको कैसे टैकल करना चाहिए और क्या डू एंड डोंट्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने आया हूँ। क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता है। आप सी एस सी टी पास आउट हो तो आपको कुछ भी नहीं पता। आप क्या करोगे, हर सब्जेक्ट को इक्वल ट्रीट करोगे, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स का ब्लेंड है, ठीक है, जो कि नाम में भी विजिबल है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग सब्जेक्ट है। ओल्ड कोर्स में ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट थे, 100 मार्क के। इसमें और भी बहुत सारा कंटेंट था, बट अगर मैं कहूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो अभी सिलेबस है आपको, मोर और लेस 60 मार्क्स का सिलेबस है ये। ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी है, देख सकते हो आप। ऊपर से पिछले सिलेबस में तो वो एमसीक्यू था, अभी तो ये पूरा रिटन हो गया है। क्लियर है क्या। तो ये एक प्रॉब्लम है कि ये 60 मार्क्स का है। सेम गोज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप वो एग्जिस्टिंग ओल्ड सिलेबस में देखोगे तो वो भी 60 मार्क्स का ही है। मतलब आपको 120 मार्क का सिलेबस 100 मार्क के लिए दिया गया है। और माइंड यू, सिलेबस में कोई भी कमी नहीं है। एक पैराग्राफ, एक कंसेप्ट भी डिलीट नहीं हुआ है, बट जगह जगह पे कंसेप्ट्स को ऐड किया गया है। यस, मतलब अगर मैं चलो 60 का 100 के लिए दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको कट शॉर्ट करूंगा, कुछ कुछ कंसेप्ट्स नहीं दूंगा, कुछ टाइप के प्रैक्टिकल्स नहीं दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वो 100 मार्क के लिए सही रहे। पर ऐसा आईसीएसआई ने आपके साथ बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत ही बेरहमी से ये सिलेबस बनाया गया है, जिसका अंदाजा आपको दिसंबर पेपर के बाद लगेगा। जो बच्चे दिसंबर 23 का पेपर देंगे उनको ये झटका लगने वाला है। अब आप अगर चाहते हो कि झटका आपको न लगे, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप उसको पहले से ही समझ लोगे कि वो क्या है और उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर करोगे तो आपको झटका नहीं लगेगा, ठीक है। और मैं यही चाहता हूं कि जो भी मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे लेक्चर बायर्स हैं, उनको झटका न लगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, ठीक है, कि ये एक्चुअली सिलेबस कितने मार्क्स का है, 120 मार्क्स का है, ठीक है। मैं रीजंस गिना देता हूं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, दूसरा आपको पता ही होगा, फुल रिटन पेपर है। फुल रिटन पेपर है, नो एमसीक्यू, ठीक है। इस वजह से भी वो टफ हो जाएगा। सर रिटन पेपर होने से क्या फर्क पड़ता है। रिटन पेपर से फर्क पड़ता है आपकी स्पीड। आपको लिखने की आदत नहीं है, आप ईईटी से आए हो, आपने 12th के बाद अभी पेन पकड़ा भी नहीं होगा ठीक से, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है और बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। थेरी आप लिख सकते हो, थेरी आप हर जगह वैसे भी लिखने वाले हो। प्रैक्टिकल जो है पूरा, अगर आप मॉड्यूल 1 देखोगे, आपका मॉड्यूल 1 में एक ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, दैट इज सीएफएम। उसी में आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस, वर्किंग नोट्स, आपको ये सॉल्व करना है। और जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वो हमेशा पेपर छूट जाते हैं, पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से उसको टाइम ज्यादा लगता है। आए ख्याल में, तो वो है लेंदी पेपर होता है, ठीक है, लेंदी पेपर होता है। तो इस वजह से क्या होता है, 10 से 20 मार्क का पेपर सॉल्व ही नहीं हो पाता है, आपका स्किप हो जाएगा। आए ख्याल में, तो आप सॉल्व ही 80 का करोगे और उसमें से कहां से आप पास होगे, क्या करोगे, भगवान जाने। उसमें भी अगर आपको पता होगा
प्रैक्टिकल्स का एक बेनिफिट होता है कि चलो स्टेप मार्किंग होती है, कुछ स्टेप्स अगर आपने सही किए होंगे तो उसका आधा 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 जोड़ के थोड़ा बहुत मिल जाता है, आए ख्याल में। अब इसका ड्रॉबैक भी है कि अगर आप थ्योरी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, थ्योरी का अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2-2.5 मिल जाते हैं, एवरेज मार्क को 2-2.5 मिल जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आपने शुरुआत में ही कोई गलती कर दी तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट होता है। शुरुआत का ही नंबर या कोई वर्किंग कोई फॉर्मूला कुछ भी स्टार्टिंग में आपने एरर किया तो पूरा आपको 0 मिलता है। ये ड्रॉबैक भी है। गलती मतलब क्या स्टेज पे की है उस पर डिपेंड करता है। आखिरी स्टेज पे कोई एरर हुआ है तो जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं उन पे स्टेप मार्किंग मिलती है। लेकिन अगर आपने पहला ही स्टेप गलत कर दिया है तो आगे के सारे वर्किंग्स आपके गलत हो जाते हैं और आपको स्ट्रेट अवे 0 भी मिल सकता है। तो ये उसका ड्रॉबैक भी है। और एक और प्लस पॉइंट है, स्टेप मार्किंग तो है ही, फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगर 5 मार्क का प्रैक्टिकल है और आपने परफेक्टली उसको सॉल्व किया है, 4.5 से 5 मार्क भी आपको मिल सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल कैन बी स्कोरिंग ऑल्सो, डिपेंड करता है प्रैक्टिकल आपका प्लस पॉइंट है कि नहीं है। अब मैं बाय डिफॉल्ट इसको प्लस पॉइंट क्यों नहीं मान रहा हूं, क्योंकि आप सीएस में आए क्यों हो, क्योंकि आपका थ्योरी स्ट्रांग है। सीएस को सब लोग प्रमोट ही कैसे करते हैं कि अगर आपका थ्योरी फेवरेट है आप सीएस में आ जाओ, अगर आपका लॉ फेवरेट है तो आप सीएस में आ जाओ। तो अगर कोई सीएस में आया है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो लॉ और थ्योरी में ज्यादा स्ट्रांग है, उसको ऐसा लगता है इसलिए वो आया है। कि प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता तो कोई और कोर्स भी वो कर सकता था। आए कुछ समझ में? तो प्रैक्टिकल बाय डिफॉल्ट हल्का सा वीक होता है बच्चों का, या वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ये भी प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती है। क्लियर है क्या? तो ये लेंथी पेपर का आपको प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, 120 मार्क्स सिलेबस का मतलब ये है कि वो वास्ट है, वास्ट सिलेबस, और वो क्लियरली आपको दिखेगा। देखो ये सिलेबस आपका पेजेस दिख रहे होंगे आपको, 854 पेजेस आपका सिलेबस 854 पेजेस का है, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है। ठीक है, 854 मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट है। आप एसबीईसी का देख लो 854 नहीं मिलेगा, आप जेआईजी का देख लो 854 नहीं मिलेगा। कंपनी लॉ ही मिलेगा आपको जो इसके आसपास होगा। और कंपनी लॉ भी माइंड यू वन ऑफ द लार्जेस्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डेप्थ होती है उस सब्जेक्ट में, तो वो भी वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है। बट उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें आपको केस स्टडीज आती हैं। तो वो स्टिल आपका क्योंकि कोर सब्जेक्ट है, कंपनी सेक्रेटरी बनने आए हो तो कंपनी लॉ तो आपका कोर है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट आप सबसे ज्यादा टाइम भी उसी में देते हो, तो वो टेकन केयर ऑफ हो जाता है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि वो आपको पता है वो कोर सब्जेक्ट है, उसको टाइम ज्यादा देना है, केस स्टडी ज्यादा सॉल्व करनी है, हर चीज आप उसको उतना टाइम देते हो, उसको नर्चर करते हो, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं जाती है। प्रॉब्लम जाएगी सीएफएम में, आप उसको एक मतलब समझ रहे हो ना, साइडलाइन कर दोगे, उतना टाइम ही डिवोट नहीं करोगे, और वही इसीलिए आपको सबसे डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर आप उसको टाइम दो, उसको नर्चर करो, जैसे आप कंपनी लॉ को नर्चर करते हो, उसको पालते हो अपने बच्चे की तरह, तो सीएफएम भी आपको इतना टफ नहीं जाएगा। प्रॉब्लम इस यही जाएगी कि आप उसको नजरअंदाज करोगे, उसको आप उसकी लेवल को कम आंकोगे, और फिर आपको सरप्राइज कर देगा। आए ख्याल में? बस मैं यही नहीं चाहता कि आप उसको नजरअंदाज कर दो, समय जितना उसको चाहिए उतना आप नहीं दोगे, तो फिर आप 40 मार्क भी नहीं ले पाओगे। बिलीव मी, आप 40 मार्क्स के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो, प्रिपरेशन में भी आपको कॉन्फिडेंस फील ही नहीं होगा। सबके मैं रीजंस आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो 854 पेजेस का वास्ट सिलेबस है, इसमें आप नंबर ऑफ चैप्टर्स गिन लो, आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हो। 19 चैप्टर्स, कितने? 19 चैप्टर्स हैं इसमें। और इसमें अगर मैं बताऊं आपको कि सिर्फ पहला ये भी थ्योरी नहीं है, इसमें भी प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें भी प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब प्योर थ्योरी है ही नहीं। एएस में भी प्रैक्टिकल्स होते ही हैं, आपको दिया थ्योरी है पर उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होते ही हैं, और वो पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब ज्यादा थ्योरी है, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो ज्यादा थ्योरी इसमें है, ज्यादा थ्योरी इसमें है, ज्यादा थ्योरी इसमें है, बाकी सब में भर भर के प्रैक्टिकल है। ये फुल प्रैक्टिकल है, ये फुल प्रैक्टिकल है, ये फिर भी थ्योरी है, कंसोलिडेशन प्रैक्टिकल है, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फोरकास्टिंग सब प्रैक्टिकल है। और जो जो मैंने थ्योरी 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 लिखा है उसमें भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्योर थ्योरी आई थिंक सिर्फ यही है, रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ
कंपनी अकाउंट्स, ये शायद लगभग पूरा ही थ्योरी है, प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं है, बट बाकी सब में प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। फिर सेम गोज फॉर दिस, इंट्रोडक्शन लगभग पूरा थ्योरी है, बाकी सब टाइम वैल्यू प्योर प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है, 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 मतलब 19 में से कम 15 चैप्टर आपके प्रैक्टिकल है, भर भर के प्रैक्टिकल है। आए कुछ समझ में? 15 अप्रोक्सीमेटली आपके चैप्टर्स प्रैक्टिकल हैं जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये कवरेज बहुत ज्यादा है इसकी। अब आपको एग्जाम में कितने भी पूछे जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, जब आप प्रिपरेशन करोगे आपको तो पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। आपको क्या पता कौन से चैप्टर से क्या आएगा, मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं। प्रिपरेशन में आपको जम के टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब वो कैसे पूछे जाएंगे वो धीरे धीरे ही पता चलेगा, आए ख्याल में। पर जब आप प्रिपरेशन करोगे, आप तो हर तरीके से प्रिपरेशन करोगे, इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अब थ्योरी भर भर के है, जिसमें प्रैक्टिकल्स हैं उसमें थ्योरी भी है, जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें थ्योरी भी है। तो थ्योरी अगर आप देखोगे 19 के 19 चैप्टर्स में थ्योरी है, तो थ्योरी बहुत वास्ट है और उसका वेटेज आप एक्सपेक्ट करोगे तो 30-35 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा। पर आपको पढ़नी तो पूरी पड़ेगी ना, भले 30-35 मार्क्स का ही थ्योरी का वेटेज रहेगा, पर आपको पढ़नी पूरी पड़ेगी, रिवीजन भी पूरी करनी पड़ेगी और सारे के सारे टाइप के, हर टाइप के प्रैक्टिकल्स भी कवर करने पड़ेंगे। दिस डिमांड्स टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूं टाइम दोगे तो डेफिनेटली हो सकता है, पर अगर आप टाइम नहीं दोगे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इतना आसान भी ये नहीं है। मैं CA/CT पास आउट के हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूं। अगर आप CA भी कर रहे हो या अगर आप ग्रेजुएशन के बात कर रहे हो तो अलग बात है। मैं एक प्योर 12 स्टैंडर्ड पास आउट जो CA/CT के थ्रू CS एग्जीक्यूटिव में आया है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। क्लियर है क्या? तो ये है, तो 15 out of 19 are practical, ठीक है। थ्योरी इन ऑल चैप्टर्स, हर चैप्टर में थ्योरी है और आपको वो पढ़नी पड़ेगी, उस पर कोई भी उठा के कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? तो ये रीजंस हैं गाइस, इसके वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे लेक्चर बायर्स हैं या जो लेक्चर बाय करने की सोच रहे हैं वो मेरे लेक्चर का ड्यूरेशन देख के डर गए। मेरे लेक्चर का ड्यूरेशन है सर 225+ आवर्स। यस, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट सबसे लेंदी है। JIGL 120, मैक्सिमम 150, SBEC 120-150, कंपनी लॉ 150, 180, 200, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक किसी का होगा। पर आप CAFM पे जब आओगे तो आपको मिनिमम सबके, मेरे ख्याल से अगर जो भी टीचर है, जो और भी टीचर्स होंगे, अगर वो पूरा मॉड्यूल आपको कवर कराएंगे और अगर वो हर टाइप के प्रैक्टिकल्स कवर कराएंगे तो उनका भी ड्यूरेशन 200 से ज्यादा जाएगा ही जाएगा। 200 से नीचे इसके लेक्चर हो ही नहीं सकते क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है। अगर कोई आपको 120 आवर्स के CAFM के लेक्चर दे दे, मतलब आप समझ लो कि आधा ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी ऐसे ही हवा में पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल भी नंबर ऑफ प्रैक्टिकल सफिशिएंट नहीं दी कराए जाएंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील हो। ऐसा भी नहीं कि मैं भर भर के प्रैक्टिकल करा रहा हूं, बस जितना जरूरी है उतना ही करा रहा हूं। अगर मैं भर भर के कराता तो फिर तो 300 जाता। मैंने खुद उसको स्मार्टली और बच्चों के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस होती है टाइमिंग्स की, वो ध्यान में रख के ही मैं बैलेंस कर रहा हूं। मैं जरूरत से ज्यादा कभी भी नहीं पढ़ाता। तो ये 225 जो है ये एकदम एक्यूरेट है। थ्योरी भी सारी कवर्ड है, प्रैक्टिकल भी सारे टाइप के सफिशिएंट क्वेश्चन कवर्ड है ताकि आपको कॉन्फिडेंस फील हो पाए। और जो बाकी क्वेश्चन है वो एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, टेस्ट सीरीज में कवर कर लेता हूं, तो ओवरऑल कवरेज बहुत अच्छा हो जाता है, पर बैलेंस किया हुआ है। और ये सब बैलेंस करने के बाद ही मिनिमम है ये मेरा 225 आवर्स। आ रहा है ख्याल में? तो ये इसीलिए कह रहा हूं माइंडसेट सही रखो। अगर आपने यहां 120-150 आवर्स के लेक्चर ले लिए तो भैया आपको कुछ खास पढ़ाने वाले नहीं है, या तो उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाए होंगे, थ्योरी ठीक से पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। तो आप पूछ के, देख के, फीडबैक लेके लेक्चर्स खरीदें कि एक बार आपने खरीद लिया फिर रिफंड कोई करता है नहीं। तो सोच समझ के डिसीजन लें, सब्जेक्ट एक बार देख लें, खासकर ओल्ड सिलेबस के जो बच्चे हैं उनसे एक बार बात कर लें कि भैया CA और FM ये जो ओल्ड सिलेबस का है ये वाकई में इतना
है वास्ट की सर सिर्फ डरा रहे हैं, पूछ लेना एक बार, आप फीडबैक ले लेना। ये दोनों सब्जेक्ट 60-60 मार्क्स के लिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स के लिए, एफएमबी 60 मार्क्स के लिए। एक आध चैप्टर कम किया है, एक आध चैप्टर एडिशनल भी डाल दिया है, मतलब लगभग उतना ही सिलेबस है। माइनर चेंजेस हैं बट लगभग उतना ही है। आए ख्याल में? ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि आपको समझेगा नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या चैप्टर थे, ओल्ड सिलेबस क्या था, आपको पता नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहा हूं। बट कवरेज वाइज अगर मैं बात करूं, प्रॉपर 120 मार्क्स का ही सिलेबस आपको दिया गया है, और वो भी सिर्फ 100 मार्क्स के लिए। क्लियर है क्या? तो मेरी बस ये वीडियो रिकॉर्ड करने में आपकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज गलती मत करें। अगर आपने CAFM को कम आंका, उसमें टाइम नहीं दिया, और उसमें अगर आपके 40 मार्क्स से कम आ गए, तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो सकती है। आपको पासिंग क्राइटेरिया पता ही होगा कि आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 चाहिए, और एग्रीगेट सब मिला के 50% चाहिए। 400 मार्क का अगर आपका ग्रुप 1 है तो 400 में से 50% विच कम्स टू 200 मार्क्स। तो मिनिमम सब मिला के 200 भी लेना है। चलो मैं मानता हूं 200 आप शायद मैनेज कर लो, कंपनी लो, आपका फेवरेट है ना, आप ज्यादा ले लो, बाकी में ज्यादा मेहनत कर लो, बट स्टिल द फैक्ट रिमेन्स कि आपको CAFM में मिनिमम 40 तो लेने पड़ेंगे ना। और 40 लेना भी आसान नहीं है क्योंकि उसमें MCQ नहीं है, फुल रिटर्न है। आ रहा है कुछ समझ में? और थेरी भी मैं कह रहा हूं 30 मार्क्स का मेरा अंदाजा है, 30 मार्क्स की थेरी आएगी, और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कितना ले लोगे। और जब आप थेरी का कवरेज देखोगे, आपको मतलब अपने आप पे वो लगेगा कि यार इतना ज्यादा थेरी है और सिर्फ 30 मार्क्स के लिए, मतलब जिसको आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझोगे वो एक्चुअली आपको चैलेंजिंग लगेगा। सिर्फ थेरी रिवीजन नोट्स अगर आप जब आगे चल के मैं रिलीज करूंगा आप देखोगे, आप चकरा जाओगे कि यार इतना सारा सिर्फ 30-35 मार्क्स के लिए आने वाला है। बहुत टफ जाने वाला है, मतलब कवरेज वाइज मैं कह रहा हूं, कवरेज इतना ज्यादा है, कवरेज आपको पूरा करना ही पड़ेगा। चीजें अगर आप स्किप कर पाओगे तो करके जाओगे तो फिर मतलब सरप्राइजिंग पेपर ही आपको मिलेगा, और यही होगा कि आप 70-80 मार्क का ही पेपर सॉल्व कर पाओगे, 10-20 मार्क का पेपर आपका छूट जाएगा। आए ख्याल में? तो बस मैं कह रहा हूं दिस सब्जेक्ट्स डिजर्व एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, ज्यादा टाइम आपको लगेगा एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो प्योर थेरी है। आप समझो बात को, JIGL प्योर थेरी है, टाइम क्यों लगेगा उसमें? उसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके कैलकुलेशन समझाना थोड़ी है, बैलेंस शीट टैली थोड़ी करनी है। JIGL में टाइम लगेगा क्यों? SBEC में टाइम लगेगा क्यों? आप समझो कि उसमें टाइम क्यों नहीं लगता है, रादर देन जस्ट ब्लाइंडली कंपेयरिंग जस्ट लाइक अ किड विच यू आर। तो ऐसा मत करो, इसमें जम के अलग अलग चैप्टर में बैलेंस शीट टैली करनी है। कंसोलिडेशन हमारे CA फाइनल में है, मैं CA हूं, CA फाइनल का टॉपिक है वो, इंटर में भी बाद में आ गया था, पर वो बहुत भारी टॉपिक है। मैं कह रहा हूं एडवांस्ड अकाउंटिंग का वो चैप्टर है कंसोलिडेशन, वो भी आपको दिया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना भारी टॉपिक है, वो भी आपके सिलेबस में। बहुत टाइम डिमांडिंग चैप्टर्स हैं ये, एक कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट को ये सारे टॉपिक समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है। अकाउंट्स आपको है ही नहीं, CSCT में था आपको अकाउंट्स? नहीं था ना। सोचो, जीरो बेस से आपको समझाना है इतने टेक्निकल टॉपिक्स, जो शायद फाइनल में भी CS प्रोफेशनल में भी अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट ही नहीं है। सोच के देखो, अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट ना फर्स्ट ईयर में ना फाइनल ईयर में, सिर्फ इंटर में है। तो उसको समझाना, उसमें कॉन्फिडेंस लाना, बैलेंस शीट टैली करवाना, उसमें टाइम लगता है, डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। टाइम दोगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, और आप आसानी से 40 क्रॉस कर लोगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा। ठीक है? तो मैं वही कह रहा हूं, कोई भी गलती कर लो, बस ये गलती मत करना कि यहां टाइम कम मत देना जस्ट बिकॉज बाकी 3 सब्जेक्ट्स में कम ड्यूरेशन है या कम कवरेज है, तो उस वजह से CAFM को आप कम मत ये करो, उसको उतना टाइम दो जितना वो डिजर्व करता है, जितना उसके अंदर कंटेंट है। क्लियर है क्या? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 225 आवर्स आपको मिनिमम वीडियो लेक्चर देखने में लग जाएंगे, प्लस जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट देनी है, वो सब एक्स्ट्रा है। ये सिर्फ वीडियो लेक्चर से देख के समझना, समझने का जो अंडरस्टैंडिंग का जो प्रोसीजर होता है, ये सिर्फ उसका टाइम है। और बिलीव मी, इसमें आप कट शॉर्ट नहीं कर पाओगे। बेटर है आप अपना रूटीन थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर लो, टाइम चुराओ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकालो, इसको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा दो, सही समय पे पूरा क्लासेस कंप्लीट कर लो। ठीक है? आई होप यू गेट एन आइडिया। ठीक है? ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। मैं बता रहा हूं, लोगों को कुछ भी नहीं पता है, रैंडमली लोग गाइडेंस दे रहे हैं या किसी और को कुछ भी बता रहे हैं।
और इस वजह से ही बच्चे सफर कर रहे हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट टू क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी भी है, और मैं उसी वजह से ये वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। अवेयरनेस जरूरी है, गलतियां मिनिमाइज करनी है और जल्दी से जल्दी कंपनी सेक्रेटरी बनना है, यही मेरा मोटो है। ठीक है, तो आप ये लिख लो। और मैं चाहता हूं कि जितने भी ईईटी के बच्चे हैं उनको ये सब पता रहे, और ओल्ड सिलेबस के भी जो बच्चे हैं वो भी अगर गलती से वीडियो देख रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप नए जो अपने फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर अवेयर करें कि ये कितने टफ चैप्टर्स हैं और कितने ज़्यादा कंबरसम कैलकुलेशंस और कितने लेंदी क्वेश्चंस भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ये समझ लें और उतना टाइम देके आप स्टडी करें, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। ये सब्जेक्ट के लिए, CFM के लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस, बहुत ज़्यादा रिविजन वीडियोस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको CFM के बारे में इस चैनल पे मिलने वाला है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लीव अ कमेंट कि आपको क्या नया कुछ पता चला, आपका थॉट प्रोसेस कुछ बदला, या आप कमिट करते हो कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दूंगा। ठीक है, डू कमेंट योर थॉट्स ऑन दिस। थैंक यू सो मच।